गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की जो पार्ट है उसमें दूसरा चैप्टर है भारत के प्रमुख भौतिक विभाग की भौतिक रूप से भारत को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है। कल हमने देखे थे 6 भागों में भारत को विभाजित किया हुआ है। पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद में भारतीय मरुस्थल है, तटीय प्रदेश हैं और द्वीप समूह हैं। तो इस प्रकार से पूरे भारत के जो भौतिक स्वरूप है, बनावट है, उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कल हमने अध्ययन किया था कि जो भारत का उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश जो है उनके बारे में हमने देखा, खासकर हिमालय पर्वत के बारे में हमने देखा कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, कौन कौन से प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। पूरा पर्वतीय प्रदेश है, कितना पार्ट भारत का भाग इसमें आता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर का मैदान। जैसे ही हिमालय या जो पर्वतीय श्रृंखला के नीचे थोड़ा हम आते हैं, दक्षिण की दिशा में थोड़ा आएंगे हम, तो वहाँ से उत्तर का जो मैदान है वो प्रारंभ हो जाता है। उत्तर के मैदान से, इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये बिल्कुल सपाट मैदान होगा, समतल मैदान होगा। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उत्तरी मैदान। ध्यान देवें, ये जो उत्तरी मैदान है वो प्रमुख रूप से 3 नदियों से बना है या उसकी सहायक नदियों से बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी कुछ सहायक नदियाँ, जिस नदियों से ये इस उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आती है, हिमालय से बहकर आ रही है, अपने साथ मिट्टी बहाकर ला रही है, गाद बहाकर ला रही है, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो पूरा मैदान है वो किस मिट्टी से बना हुआ है? अधिकतर जलोढ़ मिट्टी से। यानी कि जो उत्तर का जो मैदान है पूरा, उसका निर्माण कौन सी मिट्टी से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। और ये बड़ा उपजाऊ है। जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है उसको ध्यान से देखेंगे आप। यानी कि उत्तरी जो मैदान है वो किस मिट्टी से बना हुआ है? अधिकतर जलोढ़ मिट्टी से। और ये क्या है? उपजाऊ मैदान है। अगर इसके भाग की हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। यानी कि 2400 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। किधर से? पश्चिम से पूर्व तक। पश्चिम से पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। तो ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। और अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें, या दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण के बीच की, तो वो है लगभग 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच में। कहीं पर 240 है, कहीं पर 320 है। तो ये इसकी लेंथ आ गई है। लंबाई कितनी बताई मैंने? 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कहाँ है? 240 से 320 किलोमीटर के मध्य है। कहीं नहीं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। अब उसके बाद में ये हमने देख लिया, ये जितनी भी सहायक जो नदियां हैं या जो मुख्य नदियां हैं, सिंधु हो, गंगा हो या ब्रह्मपुत्र, वो कहाँ से आ रही है? हिमालय से बह के आ रही है। तो हिमालय से जब बह के आती है तो ये नदियां जब बह रही है तो उनकी गति उस समय क्या होती है? बहुत तेज होती है, बहुत तेज गति होती है। ये अपने साथ कई प्रकार के अवशेष बहाकर लाती है। लेकिन जैसे ही जो पर्वतीय क्षेत्र को खत्म कर देती है तो इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बिल्कुल मध्यम हो जाती है। और मंद गति से जब ये बहती है तो जो अपने साथ ये बहा कर लाती है गाद, मिट्टी के रूप में जो गाद बहा के लाती है या अवशेष बहा कर लाती है, वो इन अवशेषों को क्या करती है? जमा करती जाती है, साइडों में जमा करती जाती है। तो उसी का एक उदाहरण है ये उत्तरी मैदान। यानी पर्वतीय क्षेत्र से बहती हुई आती है, कंकर, पत्थर, मिट्टी, गाद, कई अवशेष बहा कर लाती है। लेकिन जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र खत्म होता है तो इन नदियों की जो गति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और नदियों की जब गति कम होती है तो जो अपने साथ बहाकर लाई गई जो गाद है उसको ये क्या करती है?
जमा करती जाती है। और जो गाद जम जाती है तो कई बार गाद की जो साइज होती है वो ऊपर हो जाती है, छोटे जैसे त्रिभुजाकार आकार ले लेती है, छोटा पहाड़ का रूप ले लेती है। तो इस गाद की वजह से जब नदी आती है तो इस गाद की वजह से अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। यानी कि नदी बहकर आ गई, गाद बन गई, गाद की ऊंचाई ज़्यादा है, पर्वतानुमा आकार ले लिया है गाद ने, तो उस गाद की वजह से नदियाँ क्या है, अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। मैदान में आने के बाद में अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, वितरिकाएं। यानी कि गाद के कारण जो नदियां हैं वो अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, बट जाती है, और उसको क्या कहा जाता है, वितरिकाएं। यानी अलग अलग भागों में इनका क्या हो गया, वितरण हो गया। एक शब्द और है, दो आब। दो आब का मतलब आप देखेंगे कि दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, दो आब। यानी कि दो नदियों के बीच का भाग। और अधिकतर ये दो आब वाला जो भाग है वो पंजाब में पाया जाता है। यानी कि दो आब, आब का मतलब होता है पानी, यहां आब का मतलब क्या है, पानी। अर्थात दो आब का मतलब क्या है, दो नदियों के बीच का भाग। यानी दो नदियां बह रही है उसके बीच का भाग क्या कहलाता है, दो आब। और उसी के साथ जैसे पंजाब शब्द है, पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज और आब। पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब पानी। यानी कि पंजाब में नदियों की भरमार है, नदियों की बहुत ज़्यादा भरमार है पंजाब में, इसीलिए अधिकतर जो दो आब का क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है। तो ये हमने इसका छोटा सा एक देख लिया है कि उत्तरी मैदान की व्याख्या हम करेंगे तो ये कहेंगे कि कौन कौन सी नदियों के मुख्य बहने से ये मैदान बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियाँ। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर चौड़ाई है, 240 से 320 किलोमीटर। फिर जलोढ़ मिट्टी से बना है, उपजाऊ है। वितरिकाएं, भाई नदी ऊपर से बहकर आ रही है, गति मंद हो गई तो अपनी गाद जो बहाकर आती है उस गाद को वो क्या करती है, जमा करती जाती है। इस गाद की वजह से जब धाराएं होती है नदी की वो अलग धाराओं में बढ़ जाती है। यानी कि नदी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वितरिकाएं। उसके बाद में दो आब यानी दो नदियों के बीच का भाग। और पंजाब का मतलब पंज और आब, पांच और आब का मतलब पानी। यानी कि बहुत ज़्यादा नदियों का पानी पंजाब में है। ये हो गया इसके बारे में। उत्तरी मैदान की छोटी सी हमने क्या कर ली है, व्याख्या कर ली है। अब मोटे तौर पर उत्तरी मैदान को जो है, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तरी मैदान को तीन भागों में बांटा गया है, उपभागों में, ये मान सकते हैं। यानी उत्तरी मैदान के तीन उपभाग मोटे तौर पर अगर हम देखें तो सिंधु नदी, ये जो उत्तरी मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। ठीक है, ये इधर पहला है पश्चिम का पंजाब मैदान, यानी कि बिल्कुल ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो जो पंजाब की स्थिति है वो उत्तरी मैदान में कौन सी है, पश्चिम, यानी पश्चिम का भाग पंजाब का मैदान। ये हो गया पंजाब का मैदान। और उसके बाद में बीच में आ जाता है आपके गंगा का मैदान, और इधर हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, यानी कि तीन उपभागों के रूप में अगर हम अध्ययन करें इसका, तो उत्तरी मैदान को तीन उपभागों में बांटा गया है। पश्चिम का जो भाग है, अब इसमें कौन सी नदी आ रही है आपके, सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु मान लीजिए इसको, सिंधु और उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी हो गई, सिंधु का भाग हो गया, ये किसका भाग हो गया, गंगा का भाग हो गया, और ये ब्रह्मपुत्र का भाग हो गया। यानी कि सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी कि ये जो मैदान है पंजाब का वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना है। यानी कि
जो पंजाब का मैदान है, पश्चिमी जो मैदान है पंजाब में स्थित, वो किससे बना है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से। इसका जो सिंधु का अधिकतर जो भाग है या पश्चिम का जो मैदानी भाग है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि इसका जो भाग है वो कहाँ पर ज़्यादा जा रहा है? पाकिस्तान में भी जाता है। यानी सिंधु नदी पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिम का जो भाग है पंजाब का मैदान वो किससे बना है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से। और उसका अधिकांश जो भाग है वो कहाँ जाता है? पंजाब में भी पाकिस्तान में जाता है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब। ठीक है, ये सिंधु तो बह रही है और मैंने बताया था सिंधु और उसके साथ उसकी सहायक नदियां। फिर उसके बाद में है रावी, सतलुज। यानी कहने का मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों से कौन सा मैदान बना है? पंजाब का मैदान। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपभागों में बांटा गया है। 3 उपभाग, और 3 उपभागों में या उपवर्ग मान लो या उपभाग मान लो। ठीक है, उपवर्ग या उपभाग। ठीक है, उपवर्ग में पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान कौन सी नदी से? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से। और पंजाब का पूरा एरिया इसी के अंडर आता है। पाकिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा भाग है। झेलम, चिनाब, रावी और सतलज इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। गंगा का मैदान, गंगा का जो मैदान है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जो गंगा का मैदान है वो घग्गर और तीस्ता, ये दोनों नदियां हैं। यानी कि जो गंगा का मैदान बना हुआ है पंजाब से थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे, ये नक्शा बना हुआ है भारत का, तो यहाँ पंजाब से ये बीच वाला जो मिड भाग आ जाता है वो पूरा मैदानी भाग है। ठीक है, तो पंजाब से स्टार्ट होकर जो बीच वाला मैदान लगभग आपके आ जाता है, बीच वाला एरिया, जैसे दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जो गंगा के मैदान में क्या है? स्थित हैं। यानी कि गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो विस्तार है वो किसका है? गंगा के मैदान का। अब इसमें क्या है? कौन कौन से जिले आते हैं आपके? हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा के मैदान में भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो मुख्य रूप से ये जिले इसमें शामिल हैं। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये एरिया कौन से मैदान में आते हैं? गंगा के मैदान में, जिसका विस्तार कहाँ से है? घग्गर व तीस्ता नदी के बीच में। अब अंत में आ जाता है आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो बिल्कुल कहाँ गया? जैसे ही हमने देखा था नक्शा नीचे उतर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इन शिवालिक की पहाड़ियों से जो एरिया आता है वो आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से जो नीचे उतर के आप आओगे इस साइड में, इसकी सिध में, तो यहाँ पर कौन सा मैदान आ जाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसमें कौन सा आपके राज्य आता है? असम। ठीक है, ये असम आ गया। तो ये हमने देख लिया उपभाग या उपवर्ग। यानी उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्ग बटे हुए हैं: सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस एरिया में सघन जनसंख्या पाई जाती है। एक चीज और गौर करने की चीज है कि इस एरिया में सघन यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मैदानी भाग है, सड़क की सुविधा है,
परिवहन की सुविधा है, व्यापार की सुविधा है और विशेष रूप से कृषि की अच्छी सुविधा है। क्यों? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जनसंख्या है अन्य जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर सर्वाधिक भारत की जनसंख्या निवास करती है। और निवास करने के पीछे लॉजिक मैंने बता दिया, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि हो सकती है, नदियाँ हैं तो पानी की कमी नहीं है, व्यापार है, व्यवसाय है, परिवहन है, स्वास्थ्य है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही यहाँ पर अन्य भौतिक जो विभाग है उनकी अपेक्षा यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये हो गए हमारे इसके उपवर्ग, यानी कि उत्तरी मैदान के उपवर्ग। कितने उपवर्गों में बांटा गया है? इसको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सिंधु का मैदान, पंजाब की तरफ आ गए, और जैसे ही पंजाब की बॉर्डर क्रॉस की हरियाणा स्टार्ट हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, आपकी दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये एरिया आ जाते हैं घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का मैदान, जो किसका मैदान है? गंगा का मैदान। और फिर जैसे ही आप पश्चिम बंगाल की साइड में आप चले गए तो अंत में कौन सा मैदान आ जाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसमें कौन सा राज्य आता है? आपके असम। तो इस प्रकार से 3 उपवर्गों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब है आकृति में भिन्नता के आधार पर, आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान। ठीक है, यानी आकृति में जो बनावट है उसके आधार पर भी उत्तरी मैदान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा है, ध्यान देंगे। यानी आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर, भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। यानी कि आकृति में भिन्नता के आधार पर जो उत्तरी मैदान है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? भाबर, तराई और भांगर। यानी कि अब पहली बात करेंगे हम भाबर की। मैंने बताया भाबर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जो बिल्कुल पूर्व दिशा में आप चले जाओ, पर्वतीय भागों की हमने बात की, शिवालिक अरुणाचल प्रदेश में आप चले जाओ, वहां से जो नदियां बहकर आ रही है या जो नदियां बहकर आ रही है उसकी जो चौड़ाई होती है वो वहां पर क्या हो जाती है? 8 से 16 मीटर के लगभग ये चौड़ी पट्टी का आती है। यानी कि नदियों की जो चौड़ी पट्टी का है वो कितनी है? 8 से 16 मीटर की जो चौड़ी पट्टी का है वो शिवालिक की पहाड़ियों से क्या करती है? बहकर आती है, चौड़ी पट्टी बनाते हुए आती है। वो क्या कहलाती है? भाबर। ठीक है, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से जो पानी की धारा, नदियों की धारा जो बहकर आ रही है और नीचे आके गिर रही है वो क्या कहलाती है? भाबर। अब नीचे आकर ये क्या करती है? लुप्त हो जाती है, चट्टानों में या मैदानी भाग में लुप्त हो जाती है, और लुप्त होकर ये फिर इस उत्तरी मैदान के दक्षिण में निकलती है। यानी कि भाबर जैसे ही नीचे आएगी तो ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, और भाबर के दक्षिण में ये नदियां वापस से निकल जाती है। जैसे ही भाबर इस यहाँ नीचे गिर गई फिर लुप्त हो जाएगी, और फिर इस भाबर के दक्षिण में निकलती है ये नदियाँ। तो इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? तराई। और जहाँ पर ये जो निकलती है यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है? बिल्कुल नम, बहुत ज़्यादा नमी वाली है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
तराई, या कह सकते हैं नम हो है तो यहाँ पर दलदली, दलदली भी आप बोल सकते हो, दलदली भाग। ठीक है, यानी कि भाबर शिवालिक की पहाड़ियों से आ रही है, नीचे आ गई, ठीक है, चौड़ी पट्टी बन रही है, वो भाबर कहलाती है, और नीचे आकर ये लुप्त हो जाती है, और फिर भाबर के दक्षिण में वापस से ये नदियाँ निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तराई। और ये जो नदियाँ हैं वो कौन सा भाग है, नम और दलदली भाग है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तराई। तराई का मतलब तर, तर पानी से तर, हमेशा पानी से तर रहती है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा दलदल और नमी बनी रहती है। अब आ गया भांगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भांगर। 4 भागों में सबसे ज्यादा अगर भाग किसी का फैला हुआ है तो वो है भांगर का, यानी कि उत्तरी मैदान का सबसे ज्यादा भाग किस में है, भांगर में है। सबसे ज्यादा विशालतम अगर क्षेत्र या भाग की हम बात करें तो वो किस में है, भांगर में। और सबसे ज्यादा जलोढ़ क्षेत्र भी यही है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र भी यही है, यही सबसे ज्यादा इस उत्तरी मैदान का क्षेत्र आता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जलोढ़ बहुत पुराना भाग है, बहुत पुराना भाग है ये, और ये जो भाग है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के कारण बना हुआ है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उससे ये जो भांगर का भाग है वो बना हुआ है। और बाढ़, जो बाढ़ आती है वो भी सर्वाधिक इसी क्षेत्र में आती है, यानी कि भांगर वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का जो निर्माण है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। और यानी कि जो बाढ़ का जो मैदान बनता है वो भी यहीं पर बनता है, और ये थोड़ा ऊपर स्थित है, बाढ़ वाले मैदान से क्या है, ऊपर स्थित है, यानी कि हल्का सा बाढ़ का यहाँ पर असर रहता है, और बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र से थोड़ा सा ये क्या है, ऊपर स्थित है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी पुरानी है और कंकरीली है। यानी भांगर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विशालतम जो क्षेत्र है वो क्या है, भांगर का है। पुराने जलोढ़, जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसके या नदियों से ये मैदान बना हुआ है, बाढ़ के ऊपर वाले भाग में ये स्थित है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी पुरानी है और कंकरीली है। उसके बाद में आता है खादर, और खादर का सीधा सा है, इसका निर्माण जो हुआ है वो नई मिट्टी से हुआ है। ये पुरानी मिट्टी भांगर और खादर नई मिट्टी। अधिकतर बाढ़ की वजह से हर साल बाढ़ आती है, और हर साल बाढ़ आने से हर बार यहाँ पर क्या है, नई मिट्टी की जो परत है वो बनती जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, खादर। भांगर पुराना क्षेत्र है, पुरानी मिट्टी है, बाढ़ के ऊपरी मैदान में स्थित है। प्लस खादर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर बार बाढ़ की वजह से नई जो परत है मिट्टी की वो जमा होती जाती है। ये नई है और ये पुरानी है, और ये खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है खादर। क्यों उपजाऊ है, क्यों, बार बार बाढ़ आएगी तो नई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जमा होती जाती है, और एक ही मिट्टी पुरानी रहती है तो उसकी जो उपजाऊपन होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो भांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और खादर नई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। बाढ़ वाले क्षेत्र में खादर है, भांगर में भी कुछ क्षेत्र बाढ़ का है, लेकिन फिर भी अधिकतम विशालतम क्षेत्र भांगर का होने की वजह से ये बाढ़ के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। और खादर ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और बाढ़ की वजह से नई मिट्टी हर वर्ष यहाँ पर जमती जाती है। इसीलिए खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, खादर। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, उत्तर का मैदान।